हेलो सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सोनिया डेविड है और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि किस प्रकार हमें अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए, या फिर जैसे बोर्ड में लिखा है हाउ टू बिल्ड योर कॉन्सेंट्रेशन या बिल्डिंग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब भी इस टॉपिक को हम लोग सुनते हैं तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि हमें कोई प्रकार का एंटरटेनमेंट इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हम जिस टाइम टेबल में स्टिक है उस टाइम टेबल को फॉलो करें और उसी चीज को हम लोग फॉलो करते रहे। कोई प्रकार का एंटरटेनमेंट नहीं, दोस्तों से बात करना नहीं, वो नहीं, ये नहीं, सारी चीज पे हम लोग रोक अचानक से डाल देते हैं। बट आज का जो प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस प्लान में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी एडेड है। अब आपको थोड़ी सी दिलचस्पी होगी कि ये सेशन कैसा रहेगा। चलो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्लान्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जब हम बाइबल रीड करते हैं तो आप दो कैरेक्टर्स जो है वो ऐसे फेमस है कि हमें सिखाती है कि लाइफ में कंसंट्रेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज किंग डेविड, है ना। वो पहले से ही किंग था नहीं, वो एक शेपर्ड बॉय था। आप जब डेविड के बारे में सुनते हैं तो पहली चीज जो हमें दिमाग में आती है वो ये है कि डेविड का और गोलियत का लड़ाई के बारे में हमें याद आती है ना। दाऊद राजा जो था क्या वो डर गया था किसी बात से, लेकिन उसका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, उसका ध्यान भटक गया था नहीं, उसका ध्यान सिर्फ इसी चीज पे था कि जो प्रभु जो मुझे बल देगा, सामर्थ देगा, उस शक्ति के द्वारा मैं जो हूँ वो राक्षस गोलियत जो है मैं उसको मार सकता हूँ। उसको किसी प्रकार का डर बिल्कुल भी नहीं था। वो आजू बाजू के जो लोग जो भी बात कर रहे थे उससे उसको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज सैमसन। सैमसन के बारे में आप सब लोग जानते हो, है ना। सैमसन कैसा था कि वो बहुत बलवान था, उसके बाल लंबे थे, लेकिन उसका एक और कंडीशन था कि जब तक बाल लंबे रहेंगे तब तक ही उसके साथ ही उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन क्या है, उसने जब बता दिया, अपने शत्रुओं को बता दिया कि मेरा बाल में मेरी शक्ति है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके बाल उन्होंने काट दिए और धीरे से क्या होते है उसकी सारी शक्तियां जो है वो निकल जाती हैं जब, और इस प्रकार से वो क्या है वो मजाक का वस्तु बन जाता है सबके सामने। तो हमें जब ये दो कैरेक्टर्स हमें सब पढ़ाती हैं, सिखाती है, हमें इस चीज का सीख देती है कि हमें लाइफ में कंसंट्रेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा सा हमारा ध्यान भटका तो हम किस प्रकार लोगों के सामने मजाक बन सकते हैं। ये सारी चीजें जब हमें बाइबल पढ़ा ही रही है तो आप समझ सकते हो कि लाइफ में कंसंट्रेशन जो है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं कुछ चीजों को आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में हमें किस प्रकार कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए या फिर उसको कैसे बिल्डअप करना चाहिए। जब हम इस उम्र में होते हैं, टीनेज में होते हैं या फिर आप छोटे बच्चे हैं, तो आपको इसको हम काफी फेस करते हैं, इस प्रॉब्लम को काफी फेस करते हैं कि हम एक जगह पर बैठ नहीं पाते। हम उथल पुथल, हम काफी एक्टिव होते हैं, हम इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं, हमें ये करना नहीं, लेकिन जैसे एग्जाम आता है तो हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो एक दिन जो है हम करने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर दूसरा दिन जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पूरा साल आपने खेल कूद किया है, आप एक जगह पर बैठे नहीं हो, और आपका क्या है, आपको जब एग्जाम के लिए एक जगह पर बैठना पड़ता है तो आप बैठ नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते, और आपके लिए क्या है स्टडीज जो है वो धीरे धीरे बोरिंग बनना शुरू हो जाता है ना। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं या फिर अभी भी आप टीनेज में हैं, आपको इस बात का प्रैक्टिस डेली करना है कि आप एक जगह पर बैठेंगे, है ना। एक जगह पर बैठने की एक्सरसाइज आप करेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो काम आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप छोटे बच्चे हो तो उस जगह पर बैठ के 20 से 30 मिनट आप एक ही एक्टिविटी को करेंगे। कितने मिनट के लिए? 20 से 30 मिनट के लिए बैठ के आप एक ही एक्टिविटी करेंगे। आप उस 30 मिनट में आप कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। जो चीज आप कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वहीं पर ही आपका ध्यान रहेगा। तो फर्स्ट चीज जो है वो ये है कि ट्राई टू एक्सरसाइज, कि आपका एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए कि एक ही जगह पर यू हैव टू सिट एट वन प्लेस फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, और जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी चीज के लिए आप उस 20 से 30 मिनट आप फोकस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ये एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ग्रेट, आप एक जगह पर बैठ सकते हैं और आप वो सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान लगा सकते हैं, तो ग्रेट। तो ये था कि एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपना जो सराउंडिंग्स जो है उसको थोड़ा साफ सुथरा रखने की प्रैक्टिस करें, है ना। हम जब स्कूल में है तो हमने ये कोट बहुत सुना होगा कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जितना स्वच्छ रहेगा उतना ही हमें क्या है
वहां पर परमेश्वर की सानिध्य वहां पर होगी। तो हम जितना साफ रखेंगे तो हमें उतना ही पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपका जो एरिया है थोड़ा साफ रखें। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने वाले हैं उसी सब्जेक्ट आप स्टडी टेबल में रखें। बाकी आप अपने कबर्ड में रख दो, बैग में रख दो। और आपका अगर कमरा है, आपके पास एक कमरा है और उसमें एक बेड भी है, तो ये ध्यान रखें कि आप बेड को अच्छे से रखें, उसका शीट बिछा के रखें, उसका पिलोज जो है उसको अपनी जगह पर रखें। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेड में बैठ के कभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है, अक्सर हमें ये होता है कि बेड में बैठ लिया तो हम लोग सोच लें कि थोड़ी देर लेट के पढ़ लेते हैं। लेट के पढ़ने के बाद कब वो लेट के पढ़ने वाली बात नींद में कन्वर्ट हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हमने तीसरी चीज जो मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या है, जब जैसे एग्जाम्स आने वाली होती है, अभी फरवरी आ गया, मार्च अप्रैल जो है वो हर स्कूल्स में, हर एकेडमिक जो है वहां पर आपकी सारी एग्जाम्स शुरू होने वाली है। कई जगह पर प्री बोर्ड्स शुरू हो गए हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे एग्जाम्स आते हैं, पहली चीज जो हमारे में आती है कि टेंशन, अरे मेरा ये रह गया, वो पढ़ना रह गया, मेरे दोस्त ने तो उतना कवरअप कर लिया होगा, उसने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना नहीं पढ़ा है। ये सारी चीजों को लेके हम टेंशन में आ जाते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को पहले काम डाउन कीजिए। क्या ये आपकी जिंदगी का आखिरी परीक्षा है? नहीं, इसके बाद भी आपको काफी सारी परीक्षाएं देनी है, चुनौतियों का सामना करना है। तो आप एक परीक्षा के लिए अपना पूरा एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे आप, बल्कि क्या करेंगे, पहले ही आप जो भी सब्जेक्ट लेने वाले हैं, थोड़ा पहले आप अपने आप को काम डाउन कीजिए, आप थोड़े शांत हो जाइए। आप ये सोचिए कि मैं जितना पढ़ने वाला हूँ उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि आप अगर अच्छे से अभी नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने एग्जाम के तौर पे ही पढ़ाई की तो एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे, आप पेपर अटेम्प्ट कर दिया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन फिर आप उस चीज को भूल जाओगे। लेकिन अगर आप शांति से पढ़ेंगे तो उन सारी चीजों को, उन सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में ही रहेगी और आने वाले क्लासेस जो है उसके लिए आपको वो मदद रहेगी। और नेक्स्ट आने वाले जो हायर क्लासेस है उसका जो, अगर आपका बेस क्लियर है तो उसका जो हायर, थोड़ा सा एक लेवल जो हायर वो पढ़ाते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस बहुत ज्यादा क्लियर है। तो आपको पहली चीज ये है कि आपको काम डाउन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, वो धीरे धीरे अपना टेंशन जो हो दूसरे बॉडी पार्ट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और क्या है, आप इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, बीमार ज्यादा पड़ेंगे। क्योंकि बच्चे अक्सर एग्जाम के टाइम बीमार क्यों ज्यादा पड़ते हैं? क्योंकि उनमें ज्यादा प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है कि अरे मैं तो अच्छा नंबर नहीं ले आ पाऊंगी, वो होगा, ये होगा, मेरा दोस्त मेरे से अच्छे कर लेगा, क्या ऐसे सवाल आएंगे पेपर में जो मुझे नहीं आएगा। फालतू के टेंशन आप ना ले, काम डाउन हो जाइए। जितना भी पढ़ रहे हैं, जितना भी चैप्टर्स आप कवर कर रहे हैं, उसको आप शांति से पढ़ें। भले आपने कम पढ़ाई की हो, लेकिन उन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से, बिल्कुल आराम से पढ़ें, उसमें रिवीजन करें और ये सारी चीज़ों की आप तैयारी करें। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट को हाथ में लेते हैं, है ना, जब भी कोई सब्जेक्ट को आप हाथ में लेते हैं तो उसके लिए आप 1 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेंगे, उस सब्जेक्ट को आप हाथ में लेंगे और फिर क्या करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने की, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसको लेके जितनी भी मुझे ज्ञान की जरूरत है वो आप देंगे, आप सिखाएंगे इस सब्जेक्ट को। ऐसे बोल के आप उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, है ना। थोड़ी सी, मुझे लगता है 30 सेकेंड से ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। 30 सेकेंड आप प्रेयर कीजिए और फिर उस सब्जेक्ट को आप ओपन करके पढ़ने के लिए बैठिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लान। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है, एग्जाम को लेके या फिर आपकी स्टडीज को लेके कोई प्लानिंग नहीं है कि मुझे दिन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। जिनके पास एक प्लान होता है वो अच्छे से अपने टाइम को जो है वो मैनेज कर पाते हैं। अपनी ये जो है वो बहुत ही फेमस सीन है, ऐसा कहा जाता है, अ फूल विद अ प्लान विल बी मोर सक्सेसफुल देन अ जीनियस विदाउट इट। मतलब क्या है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्लानिंग हमें हमेशा होनी चाहिए, किसी भी चीज को लेके एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग बैक टू बैक हर सब्जेक्ट्स का हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मैं सिर्फ बैठ के पढ़ाई करूंगा, 7 से लेके 7:30 तक ये सब्जेक्ट, 7:30 से लेके 8 o'clock तक ये सब्जेक्ट। हम लोग कहीं पे गैप नहीं डालते हैं और इस वजह से ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा गलत है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट लेके बैठे हो
उस सब्जेक्ट को आप सिर्फ 40 मिनट्स ही पढ़ेंगे। कितने मिनट? सिर्फ 40 मिनट ही आप उस चीज को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एक नई चीज को अपनाने के लिए सिर्फ वो 40 मिनट ही वो ग्रैस्प कर पाता है। उस चीज को वो सीखने के लिए सिर्फ 40 मिनट ही वो सह सकता है। उसके बाद वो खुद स्लो डाउन हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई सब्जेक्ट आप हाथ में लेके बैठे हो तो 40 मिनट के बाद आप एक ब्रेक डालेंगे। उस 5 से 10 मिनट का जो आपका ब्रेक है, जितना भी आप सेट करना चाहते हो, 5 या 10 मिनट जितना भी हो, उस 5-10 मिनट में आप ऐसा कुछ करेंगे जो बिल्कुल भी पढ़ाई का रिलेटेड नहीं है। फिर जाके आप नए सब्जेक्ट को लेंगे। तो हमने प्लानिंग के बारे में देख ली कि हमें किस प्रकार प्लानिंग करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपका खाना और पीना, ठीक है। जब हम एग्जाम्स आते हैं तो कुछ लोग ये कि मैं उपवास करके प्रार्थना करूंगा, मुझे तो मेरी एग्जाम्स आ रही है, मुझे तो उपवास करना है, मेरे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, उसको अच्छे नंबर आएंगे, मेरा रैंक नहीं आएगा, वो ये सब सोच के उपवास प्रार्थना तब करते जब आपको तैयारी करना होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप तैयारी कर रहे होते हो आपको अपने शरीर पर कोई प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें काम रहना है, वैसे कि हमें क्या है, हमें प्रॉपर डाइट भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा खाने वाले में से हो तो आप क्या करेंगे, उन दिनों के लिए आप थोड़ा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा कम खाएंगे। क्योंकि क्या है, हम लोग ज्यादा खाने से हमें क्या है कि नींद बहुत जल्दी आएगी और जो आपने प्लान बनाया है उस हिसाब से आपका जाएगा नहीं। आप क्या करेंगे, जितना भी खाना आप लेते हैं उससे थोड़ा कम लेंगे। नहीं तो आप जितना, अगर आप कम खाने वालों में से है तो फिर क्या है, आप एक बैलेंस डाइट को आप ये करेंगे। और बीच में ध्यान रखें कि बीच बीच में आप पानी पीने के लिए ना भूल जाए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, मैं समझती हूँ कि एग्जाम का टाइम है तो हमारा बॉडी का हर हिस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे, हम उसको डिहाइड्रेटेड रखेंगे तो क्या होगा, वो धीरे 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 वो अपने को डल करेगा और क्या है, आने वाले दिनों में आप ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह पाओगे। तो क्या है, आपका खाना जो है वो एकदम बैलेंस डाइट होना चाहिए। मैं किसी प्रकार का वो ये रखती हूँ कि आपको वो खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऑयली वाला खाना नहीं चाहिए। जो खाना है खाओ, लेकिन आप उसको एकदम सही मात्रा में लेंगे, एक प्रॉपर डाइट को आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा भी नहीं सोएंगे, ज्यादा सोने से क्या होगा, अगेन आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा। और अगर आप कम सोने वाले हो कि मैं दिन में भी 3 घंटे ही सोऊंगा, अगेन आप दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो, वो भी गलत है। तो आपको क्या करना है, आपका नींद भी आपको सिर्फ 7 घंटे तो आपको मैक्सिमम लेना है। 6 घंटे भी नहीं, 8 घंटे भी नहीं, 7 घंटे जो है वो ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना नींद और खाना जो है उसको भी आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट इज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप जब एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। फर्स्ट इज आपको हमेशा मेक इट अ पॉइंट कि आप अगर आप छोटे बच्चे हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेक इट अ पॉइंट कि आपका हमेशा एक रिवीजन बुक होना चाहिए। कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप बनाना चाहते हो दैट्स ओके, या फिर हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक तो भी ओके। उस रिवीजन बुक को आप कैसे मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में अगर एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है तो उस बड़े से पैराग्राफ को उस रिवीजन बुक में भी रखेंगे। रिवीजन बुक इसकी आपको सिर्फ उसको जॉट डाउन करना है। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब आपके एग्जाम्स आएंगे आपको एक के बाद एक वो पन्ने ही देखने पड़ेंगे। इतना बड़ा टेक्स्ट बुक लेके आपको एक एक पेज घुमा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो रिवीजन बुक है, लास्ट मिनट जो आपका रिवीजन रहता है, या फिर आपके एग्जाम्स के सुबह वाले टाइम होता है, या फिर आपके लास्ट के दिनों में जो है वो आपको सिर्फ वो रिवीजन बुक ही देखना होता है। नेक्स्ट इज गेम्स। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि गेम्स भी आप इंक्लूडेड करो। अगर आपकी सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी उम्र के हैं, जो आपके साथ ही पढ़ाई करते हैं, उनको वीकेंड में बुलाओ या फिर जब भी टाइम है तो आप उनको थोड़ा बुलाओ। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको गेम्स में थोड़ा कन्वर्ट करो। डम शराट्स खेलो आप अपने दोस्त के साथ कि कोई टॉपिक है कि उसको आपको समझाना है तो आप थोड़ा एक्शन करके उसको दिखाओ तो वो समझ लेगा कि हाँ ये तो इस कैरेक्टर को एनेक्ट करके दिखाया है। या फिर उसने फॉर एग्जाम्पल साइंस में जो है फोटोसिंथेसिस है तो उसने अपने उसका थोड़ा एक्शन करके दिखाया कि लीफ होता है, वो खाना बनाता है, अपने उसको एक्शन करके दिखाया और वो समझ जाएगा कि हाँ ये तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन करके दिखाया। तो आप थोड़ा डम शराट्स खेलो। आप थोड़े अपने दोस्तों के लिए वर्कशीट बनाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो अब एक छोटा सा वर्कशीट बनाओ जिसमें आपने क्लूज दिया हो कि हाँ आपने कुछ ड्राइंग कर दिया और आपने आपके फ्रेंड को जो है वो गेस करना है, एक गेस गेम खेलो।
ऐसा आपका जो गेम्स है उसमें भी आप थोड़ा सा पढ़ाई को इन्वॉल्व कर दो। तो क्या है, जब आप एग्जाम लिखने के लिए बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ उस दिन तो उसने एक ऐसा एक्शन दिखाया था, मुझे ये आंसर बहुत अच्छे से याद है, और आप लिख जाओगे। या फिर मेरे दोस्त ने ऐसा सवाल पूछा था, हमने ऐसे क्लू गेम खेला था, हमने ऐसे वर्कशीट से सॉल्व किए थे। तो आप थोड़ा सा फन भी इंक्लूड कर दो, ताकि क्या है आप फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, क्योंकि हमेशा जो चीज़ें हम फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करते हैं ना वो हमेशा हमें याद रहती है। तो क्या फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा पढ़ाई इन्वॉल्व कर लो, तो क्या है आपको वो एग्जाम में ज़रूर याद रहेगा। नेक्स्ट इज क्या है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। हम जैसे मैंने पहले भी बताया, को रट्टू पोपट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि आप इंग्लिश का कोई स्टोरी रीड कर रहे हो, उसके आंसर्स आप सॉल्व करने के लिए बैठे, तो ऐसा नहीं कि हाँ उसमें ऐसा लिखा है तो मैंने ऐसे उधर लिख दिया। जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसको विजुअलाइज करो कि हाँ एक लड़का था, वो गली से होकर चल रहा था, उसने रास्ते में दुकान देख लिया, उधर से उसने 2 टॉफ़ी ले ली। जो भी स्टोरीज हो आपकी, उन सारी स्टोरीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करें और क्या है थोड़ा क्रिएटिव बने, ताकि क्या है वो आपको आंसर्स जब लिखने को पढ़ेंगे तो क्या है आपका जो दिमाग जो है वो पूरा फिल्म के तौर पे वो प्रोड्यूस करेगा। और क्या है आपको सिर्फ उस जो भी आप देख रहे हो उसको, विजन को आप देख रहे हो, आपको सिर्फ वो वर्ड्स में कन्वर्ट करके ही आपकी पेपर में लिखने को पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्या है कि आपको थोड़ा आप जो भी अपना रिवीजन बुक है जो मैंने आपको बताया, तो एक चीज़ हाँ, जब आप छोटे थे, आप जैसे कि नर्सरी में है, नर्सरी में थे तो हमने जो भी राइम्स तब पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब है, फिर जैक एंड जिल है, ये सारे राइम्स जो है वो आज की तारीख में भी हमें याद है ना। लेकिन हमने पिछले साल या फिर 5th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था, 7th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था, वो क्या हमें अभी याद है? कोई हमें पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताओ, तो क्या हमें पता होगा? नहीं पता होगा। लेकिन किसी ने हमें बोल दिया कि मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब का राइम सुना दो, तो हम फटाक से एकदम बोल देंगे कि हाँ मुझे याद है, ये है वो राइम। क्यों हमें वो याद है और पिछले साल जो पढ़ा वो याद क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो हमारे जो नर्सरी के बुक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थे, उसमें बड़े बड़े पिक्चर्स हुआ करते थे, उसमें बड़े अक्षरों में लिखा करते थे, काफ़ी सारे रंग बिरंगीन पन्ने होते थे उसके। तो इसकी वजह से हमें वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में उसको अच्छे से ग्रैस्प कर लिया। जो भी चीज़ हम थोड़ा पिक्चर के साथ, कलर के साथ, बड़े अक्षरों के साथ हम ऐसा करते हैं, इसलिए हमारे बचपन की बुक्स भी इतना कलरफुल है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में इतना रंग ही का रहता है, ब्लैक एंड पेज कलर वाले वही पन्ने होते हैं, या फिर साइड में छोटा सा साइंटिस्ट का फोटो दे दिया या फिर उस राजा का फोटो दे दिया, ऐसे करके वो जो पिक्चर्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो उसको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है ना। तो हमें अभी क्या करना, तो हमारा पार्ट क्या है कि हम जब भी कोई रिवीजन बुक बना रहे हैं या फिर आपका नोट्स बना रहे हैं तो उसके बाजू में आप थोड़ा कलर्स, थोड़ा हाईलाइट यूज़ कर दिया, अपने स्केच पेन यूज़ कर दिया, थोड़े क्रायॉन्स यूज़ कर लिया आप, तो क्या है आपका थोड़ा एक्टिविटी भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम क्या है वो दिमाग वो चीज़ को हमेशा के लिए वो याद रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसको आप जितना भी आप हायर सेक्शंस में जा रहे हो, आप डिग्री के लिए जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, तब तक ये जो टेक्निक है वो आपको काम आएगी। नेक्स्ट इज जो है वो टीचिंग टेक्निक है। टीचिंग टेक्निक में आपको क्या करना है कि या तो फिर अगर आपको कोई दोस्त नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक बड़े से मिरर के सामने खड़े रहकर, जैसे कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो कि आपके सामने एक बहुत बड़ा क्लास बैठा है, ऐसे आप अपने आप को समझा के क्या करेंगे उस चीज़ को आप पढ़ाएंगे। या फिर अपने दोस्तों को बुला लो, है ना, आप खुद टीचर बन जाओ कि हाँ तुम इस चीज़ का जवाब दो, या फिर तुम टीचर बन के उस सब्जेक्ट को तुम एक्सप्लेन करो। तो क्या है वो चीज़ें जो है जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना, जो चीज़ हमें समझ में आएगी, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। जब हम वही चीज़ दूसरों को पढ़ाते हैं ना, वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए याद रहते हैं। तो ये है कि टीचिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना भी टेक्निक्स मैंने बताया है और जितने भी मैंने तरीके आपको बताए हैं कि जिस प्रकार से हमें बिल्डिंग अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है उस टॉपिक के लिए ज़रूरत है, वो शायद आप आने वाले दिनों में उसको अमल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वही मुझे बतानी थी। जो मैंने प्लान सुने उसमें मैंने क्या आपको बताया कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, क्या मैंने आपको बताया कि आपको दोस्तों से नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बताया। ये सारी चीज़ों को इंक्लूड भी करना है, बट आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई की तरफ भी आपको इन्वेस्ट करना है। कुछ भी चीज़ आपको रोकनी नहीं है, बस क्या है उस चीज़ को आपको थोड़ी कम इस्तेमाल करनी है। आपके दिमाग को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए कि हाँ मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, बिल्कुल भी उसको स्ट्रेस ना दें। सारे एंटरटेनमेंट को भी आप करें, लेकिन कितना उसका टाइम लिमिट जो है वो थोड़ा सा कम कर दो, है ना। पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा कर दो, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, है ना।
तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उम्मीद है कि मुझे कि आपको आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर काम आएगी। तो चलो हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं और इसको वाइंड अप कर देते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी बच्चे ये सुन रहे प्रभु जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको ये सारी चीज़ें जो है वो काम आए, और जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है कि जिनको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो प्रभु से मांगे और प्रभु अपना ज्ञान उनको बांटेंगे प्रभु जी। जो भी बच्चे एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं, जो बोर्ड्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो भी उनके एकेडमिक एग्जामिनेशन जो है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं प्रभु जी, सारे बच्चों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जितना भी प्रिपेयर किया है सवारें उसी में से आए प्रभु जी, उनका प्रिपरेशन जो है वो व्यर्थ ना जाया नहीं पाए प्रभु जी। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो दिल से कर पाए, वो भी जो भी वो कर रहे हैं, जिस चीज़ की वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सिर्फ एग्जाम तक के लिए नहीं, आने वाले दिनों में भी वो दिमाग में रहे प्रभु जी, क्योंकि हायर सेक्शंस में उसका ही एडवांस्ड लेवल्स आते हैं प्रभु जी। प्लीज़ जीसस, उनको जितने भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, आपकी दया, आपका करुणा, आपका ज्ञान उनको बांटे प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ मैं मांगती हूँ प्रभु जी, इन सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। In the name of Jesus, Amen. Thank you. तो all the very best.